हेलो फ्रेंड्स, हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म बाय द बुक लर्निंग मेड इजी में आपका स्वागत है। बाय द बुक में आपको यूपीएससी, एपीएससी और फिर अन्य सिविल सर्विस एग्जाम्स के लिए जो भी मटेरियल चाहिए होगा यहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध होगा। तो आइए आज बिना देर के शुरू करते हैं पार्ट 4 इन हिंदी में। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको सौम्यनिल बरुआ। ठीक है, तो आइए आज का कंटेंट्स देख लेते हैं। पहले हम देखेंगे कि भारत में, बंगाल में स्पेशली अंग्रेज़ों ने कैसे अपना फुटहोल्ड बनाया। फिर फारूक शाह के फरमानों के बारे में हम पढ़ेंगे, जो टर्म्स था फरमान्स के वो भी हम पढ़ेंगे। जो दोनों अंग्रेज़ी कंपनियां मर्ज कैसे हो गई, फ्रेंच कैसे आए भारत में, और फ्रेंच का फाउंडेशन सेंटर क्या था भारत में, ये सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, तो बिना देरी के आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैंने आपको बोला था पार्ट 1, 2 और 3 में कि कैसे यूरोपियंस जैसे कि पोर्टुगीज़, उसके बाद डच और अंग्रेज़ भारत में अपना रौब जमाए बैठे थे। पहले पोर्टुगीज़ आए थे, उन्होंने अपना कब्ज़ा जमाया, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज़ आए। तो पहले हमने पार्ट 1, 2 और 3 में पढ़ा कि पोर्टुगीज़ क्यों आए थे, उनका पतन कैसे हुआ, उनका सिग्निफिकेंस क्या था। फिर हमने डच के बारे में पढ़ा कि वो लोग क्यों आए थे, उनका पतन कैसे हुआ, और फिर अंग्रेज़ों का हमने प्रोग्रेस देखा। अब हम पढ़ते हैं अंग्रेज़ों ने अपना फुटहोल्ड बंगाल में कैसे बनाया। देखिए, उस समय बंगाल जो प्रोविंस था वो बहुत बड़ा प्रोविंस था और बहुत एडवांस था ट्रेड और कॉमर्स के मामले में। ट्रेड और कॉमर्स जो बंगाल में होता था वो भारत के किसी हिस्से में इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता था। उस समय बंगाल के गवर्नर थे शाह शुजा। तो उनको 1651 में उन्होंने अंग्रेज़ों को परमिशन दे दी कि चलो भैया तुम लोग यहाँ पर ट्रेड करना शुरू कर दो, लेकिन हमें सिर्फ 3,000 रुपये दे दो एक साल में, तो और फिर जितना ट्रेड करना है करो। तो उनको अंग्रेज़ों को फरमान मिल गया, अंग्रेज़ों ने इस बात को मान ली और उनको फरमान मिल गया कि हाँ, हम अभी वाणिज्य व्यवसाय हम शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहाँ के जो कस्टम ऑफिसर्स थे मुगल्स के, उन्होंने अंग्रेज़ों से तोल मांगना शुरू कर दिया। ठीक है, और उस समय क्या हुआ कि जो एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट था वो चाहते थे अंग्रेज, ताकि वो अपना रौब जमा सके, और जहाँ जब भी किसी के ऊपर या फिर मुगल्स के ऊपर भी हो सकता है, अपना फोर्स जमाने की जब बात आए तो वो अंग्रेज आराम से कर सकते हैं। इसलिए वो अपना एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट चाहते थे। लेकिन क्या हुआ कि अगस्त 1682 में हॉस्टिलिटीज़ आ गया, मतलब दोनों पक्ष में, अंग्रेज़ों के बीच में और मुगलों के बीच में एक खौफ आ गया और दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। और इसी कारण क्या हुआ कि मुगल रेड के बाद जो अंग्रेज़ों का पार्ट चला गया, उसके कारण जॉब शाहनवाज़ जो कि अंग्रेज़ों के लीडर थे, उन्होंने मुगल्स के साथ नेगोशिएशन यानी बात करना शुरू कर दिया, ताकि वो एक जगह जो कि नाम है सतानोदी नाम का, उस पर रिटर्न कर सके। सतानोदी कहाँ पर है माय फ्रेंड्स? बंगाल पर है। ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना पड़ेगा, इनका नाम भी याद रखना पड़ेगा, जॉब शाहनवाज़। तो 1690 में क्या हुआ, जॉब शाहनवाज़ सतानोदी वापस आ गए एक ट्रीटी साइन करने के बाद मुगलों के साथ। फिर 1600 में ये बात आपको याद रखनी ही रखनी है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक फोर्टिफाइड सेटलमेंट बनाया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। उस फोर्टिफाइड सेटलमेंट का नाम क्या था? फोर्ट विलियम, जो ईस्टर्न प्रेसिडेंसी का सीट बन गया, और उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट का नाम था चार्ल्स आइरे। सो ये फोर्टिफाइड सेटलमेंट फोर्ट विलियम कब बना? 1700 में, 1700। ठीक है, और इसी के साथ ही कालिकता, सतानोती जो कि जॉब शाहनवाज़ चाहते थे, और साथ में गोविंदपुर, इन तीनों गांवों को मिलाकर एक नया मॉडर्न डे जो कोलकाता है उसको बनाया गया। तो कोलकाता तीनों गांव का मिलन का प्रभाव है, जो कि है कोलकाता, सतानोती और गोविंदपुर। ओके, आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम फारूक शाह के फरमान के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग एक बात याद रखिए, कि फरमान होते क्या है, आप लोगों को ये बात जाननी है पहले। तो फरमान होते हैं दिस काइंड ऑफ, जो राइट्स होते हैं ना, राइट्स देते हैं, मतलब किसी भी कंपनी को राइट्स देते हैं कि तुम हाँ ये काम कर सकते हो ये। लेकिन जो सम्राट है उस समय, उस सम्राट के हिसाब से होता है। तो 1715 में अंग्रेज़ों को 3 सबसे बड़े फरमान मिल गए उस समय के मुगल सम्राट फारूक शाह से। सो उनके एग्रीमेंट में क्या क्या लिखा था? पहले तो जो कस्टम के इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स होते थे, इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स सारे फ्री थे, मतलब उन पे कोई पैसा नहीं लगता था, सिर्फ 3,000 रुपये का एनुअल फी चलता था। उसके बाद
कंपनी को कोई भी पासेस देने को उन लोगों के पास पूरा फ्री राइट्स था कि कौन से गुड्स पे एनुअल फी लगना चाहिए या नहीं, कस्टम फीस लगना चाहिए या नहीं। फिर कंपनी को जो भी मिट्टी चाहिए था कोलकाता में, वो मिट्टी परचेज करने के लिए अलाउ किया गया। फिर सूरत में भी एक एनुअल पेमेंट 10,000 रुपये के कारण जो कंपनी था उसको एग्जाम किया गया टैक्सेस से। और फिर जो मुगल की करेंसी थी वो करेंसी कॉइन्स थी, और ये कॉइन्स क्या थी, वो कहाँ पर बनाई गई थी, वो बॉम्बे में बनाई गई थी। और मुगलों का कंडीशन ये था कि अगर अंग्रेज़ भारत में ट्रेड करना चाहते थे तो उनको मुगलों की ही कॉइन्स यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि बॉम्बे हेडक्वार्टर था, वहाँ पर ही अंग्रेज़ अपने कॉइन मिंट करते थे। अब हम बात करने वाले हैं दो अंग्रेज़ी कंपनियों का मर्जिंग के बारे में। जो कंपनी, देखिए जैसे कि इंडियन पार्लियामेंट में होता है, ठीक है, एक ओपोजिशन होता है और एक जो इन गवर्नमेंट पार्टी होती है। उसी तरह एक ओपोजिशन पार्टी भी थी उस समय इंग्लैंड में, जिसका नाम था विग्स। सो विग्स ने क्या किया, उन लोगों ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली थी उस पर क्वेश्चन किया और उनको अपोज किया। फिर विग्स ने अपना एक अलग सा कंपनी खोल लिया जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को टक्कर देना चाहता था, उसको कंपटीशन देना चाहता था। पर ये टोटल फेलियर हो गया क्योंकि विग्स भी फेल हो गई और जो अन्य ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो भी फेल हो गई। फिर क्राउन और जो पार्लियामेंट था, मतलब उसकी रानी, ब्रिटिश की रानी और पार्लियामेंट के प्रेशर में आकर दोनों कंपनियां मिल गई एक साथ, और दोनों मिलने के बाद उन्होंने अंग्रेज़ी या फिर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने जन्म दिया। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। ओके फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे द फ्रेंचेस एडवेंट के बारे में। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि पोर्टुगीज़ आए थे पहले, उसके बाद डच आए थे, उसके बाद अंग्रेज़ आए थे। सो फ्रेंच वे द लास्ट कॉलोनियल पावर टू कम टू इंडिया। ये बात आपको याद रखनी है कि अगर ये एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि कौन से लास्ट भारत में आए थे, तो ये है फ्रेंच। उस समय फ्रांस में लुई 14 का रूल चल रहा था और उस समय कॉलबर्ट ने कंपनी दे इंडे ओरिएंटलिस को स्थापना किया 1664 में। कंपनी दे इंडे ओरिएंटलिस क्या है? ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे उसका फ्रेंच वर्जन है, जो फ्रांस में बनाया गया था भारत में आने के लिए, भारत में ट्रेड करने के लिए और टेरिटोरी लेने के लिए। उनको 50 साल का ट्रेड मोनोपोली दिया गया फ्रेंच के गवर्नमेंट की तरफ से, फ्रेंच के राजा की तरफ से, ताकि वो भारतीय जैसे कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर की पानियों के ऊपर अपना रौब जमा सके और जो कंपेटिटर्स है उनको ठोस मार सके, ठीक है। उसके बाद 1667 में फ्रैंको कैरोन ने एक एक्सपीडिशन शुरू किया भारत में पेरिस से, और साथ ही साथ उन्होंने एक अच्छे से फैक्ट्री की शुरुआत भी कर दी सूरत में। और उसके लिए उनको परमिशन कहाँ मिला? उनको चेस्टा खान से परमिशन मिला ताकि वो चंदे नगर में एक अच्छा सा टाउनशिप बना सके। और फिर इसी के साथ ही पौंडीचेरी 1674 में फाउंड किया गया, जो कि फ्रेंच का मेन हब बन गया भारत में और उनका कैपिटल भी। उसके साथ ही में उनका फ्रेंच का जो एडवेंट था, उसके एडवेंट के साथ ही उनका फ्लोरिशनेस, उनका पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गया। फिर माहे, कराईकाल, कासिम बाजार, बालासोर वे इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए फ्रेंच के। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आशा है आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिए। फिर हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और ईमेल आईडी भी दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद। थैंक यू।